हेलो बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं एनवायरनमेंट के चैप्टरों की तैयारी में सबसे पहले चैप्टर नंबर 14 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इम्पोर्टेंट तो समझते ही हैं आप, ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार आते हैं या आने के चांसेस हैं। तो सारे मॉडल पेपर, पिछले सालों के पेपर को रिवाइज करते हुए मैं यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज तैयार कर रही हूँ, ताकि अगर किसी को है कि भाई ये चैप्टर ज़्यादा पॉइंट्स का नहीं है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, तो बस इंपॉर्टेंट कर लें, दूसरे चैप्टर्स बड़े हैं उन पे ध्यान दे दे। तो उसी सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 14 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चंस है, जैसा कि मैंने कहा, आए हुए हैं, यानी कि पिछले सालों के पेपर में से ढूंढ के, और वो सारे बोर्ड्स की बात कर रही हूं मैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी। ठीक है, चलिए, तप्त स्थल क्या है? अब ये भयंकर वाला वर्ड देखकर आप डर जाएंगे कि मैम ये क्या होता है, लेकिन ये आपने पढ़ा हुआ है। कई बार हम कुछ चीजें पढ़े हुए होते हैं लेकिन हमें वो शब्द या उसका हिंदी नहीं आता, और यही दिक्कत है कि हिंदी में बहुत सारे शब्द होते हैं लेकिन हमें इंग्लिश देखना है। और हर पेपर में, चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो, हमने मॉडल पेपर किए हैं, और मॉडल पेपर मैंने आपको करवाए भी हैं चारों के, यूपी के, बिहार के, राजस्थान बोर्ड के, और एमपी का भी करवा दिया है। तो आप लर्न एंड शेयर की साइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, आपको चारों मॉडल पेपर वहां पे मिल जाएंगे। अब उन मॉडल पेपर की खास बात ये थी कि उन सब में, जैसे कि आप हमेशा परेशान रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, हिंदी प्लस नीचे इंग्लिश भी लिखी होती है। अगर आप मॉडल पेपर देखेंगे, कई जगह तो मैंने काट दिया है इंग्लिश वाला, लेकिन कई जगह पे मॉडल पेपर के अंदर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगी, जो सारे पेपर्स में थी। तो भाई अगर आपको ऐसे हिंदी में कंफ्यूजन होता है तो आप उसका एक बार इंग्लिश देख लीजिए, क्योंकि कई ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव में ऐसे थे जहां पे हिंदी में तो समझ नहीं आ रहा था, इंग्लिश में जाके सही वर्ड लिखा हुआ था। तो ये क्या होता है? ये है हॉटस्पॉट। अब आप बोलेंगे मैम हॉटस्पॉट मोबाइल वाला, तो भाई अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे कि हॉटस्पॉट क्या होता है। हॉटस्पॉट क्या है? जैव विविधता, ऐसी जगह जहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है, या जैव विविधता में बहुत वैरायटी होती है, बहुत सारे प्रकार के एनिमल या कोई पर्टिकुलर प्रकार का एनिमल पाया जाता है किसी जगह पर, तो उसे हम कहते हैं कि वो उस एरिया का या उस भौगोलिक क्षेत्र का तप्त स्थल है, यानी कि हॉटस्पॉट है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, क्या लिखना है इसके अंदर। तो जैव विविधता के तप्त स्थल की संकल्पना नॉर्मल मेयर ने की थी, ये बात बिल्कुल लिखनी है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ रिवीजन नहीं करवा रही हूं, मैं आपको ये भी बता रही हूं, पिछले जो आपने वीडियोस देखे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखे होंगे, सब में मैंने आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, कैसे हमारा इंप्रेशन जमाना है, इस पे हमेशा ध्यान दिया है। देखो सभी लिखेंगे, बुक सबके पास है, सबके पास नोट्स है, सभी अपना लिखेंगे, लेकिन आप क्या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे इंप्रेशन अच्छा लगे। और इंप्रेशन आपको आगे के क्वेश्चन में ही जमाना है। लॉन्ग क्वेश्चन तक जाते जाते जो एग्जामिनर है वो थक जाता है, ऐसा समझ लो। जो भी इंप्रेशन है वो आपको पहले क्वेश्चन से ही जमा के रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जरूर लिखें। अब दूसरे बच्चे क्या होंगे, सिर्फ परिभाषा लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, हो गया। आपने ये चीज एक्स्ट्रा की प्लस आप इसको अंडरलाइन करें, जैसा कि मैं हमेशा कह रही हूं कि अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। तो अंडरलाइन करें, देखो ईयर भी लिखा है, चलो ईयर एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं, बहुत सारे ईयर होते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन ये चीज आपको थोड़ा सा एग्जामिनर के सामने अट्रैक्टिव बनाएगी। तो नॉर्मल मेयर ने सबसे पहले ये संकल्पना दी थी बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट की। ठीक है, उनके अनुसार तप्त स्थल वे क्षेत्र हैं। अब परिभाषा आ गई, अब इसको भी थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो परिभाषा। ठीक है, और उसके बाद लिख सकते हो, लेकिन मैंने जनरली लिख दिया क्योंकि हमें ये भी बताना है कि ये परिभाषा उन्होंने ही दी है। जहां जैव विविधता समृद्ध, समृद्ध का मतलब वैरायटी, बहुत सारी, समृद्धि शब्द समझते हैं जहां पे प्रॉस्पेरिटी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उच्च स्थानीय पादप प्राणी जातियां जो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा खतरनाक स्तर तक संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच चुकी है होती है। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। एनसीईआरटी क्या परिभाषा दे रही है इसकी? एनसीईआरटी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली, ये तो इन्होंने दी थी, नॉर्मल मेयर ने। एनसीईआरटी कह रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी जहां पे बहुत अधिक होती है, या वहां पे कोई ऐसी प्रजातियां पाई जाती है, कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो संकटग्रस्त हैं और कहीं नहीं मिल रही, या रेयरली है, दुर्लभ है, ऐसी प्रजातियां जहां पाई जाती है
उनको हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट है। अगर आप नोट्स देखेंगे या मेरी क्लास देखेंगे तो आपको मैंने जो परिभाषा बोली है वो वहां पे मिल जाएगी। ये एक और परिभाषा है, फिर से बोल दूं, ऐसे स्थल, ये वाली तो आपके सामने ही है, दूसरी वाली फिर से बोल रही हूं, ऐसे स्थल जहां पे उच्च पादप व जंतुओं की समृद्धि, देखो ये वर्ड आ रहा है, विविध समृद्धि, या फिर ऐसे पादप या जंतु पाए जाते हैं जो संकटग्रस्त व दुर्लभ है, उन स्थानों को हॉटस्पॉट यानी कि तप्त स्थल कहते हैं। अब कुछ तप्त स्थल के नाम भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो वैसे हमने कहा कि अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो हमें 4 तप्त स्थलों के नाम याद करने हैं, और वो कौन कौन से हैं देखेंगे। यहाँ पे हमें 2 ही लिखे हैं, क्योंकि कुछ बुक्स कहती है इंडिया में 3 है या 4 हैं, कुछ कहती है 2 ही है, क्योंकि कुछ एरिया उनका जो है वो बर्मा साइड से रिलेटेड होता है, तो वो उसको मानते नहीं है। अगर हम प्योरली इंडिया की बात करें तो हम 2 मानते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली अगर हम ऐसे बात करें तो 4 भी कई लोग उसे गिनते हैं, क्योंकि वो अंडमान निकोबार को भी काउंट कर लेते हैं। स्थानीय जाति संख्या और चेतावी स्तर, जाति समृद्ध दोहन स्तर, समष्टि वृद्धि, दाब व वैकासिक क्रियाओं के आधार पर तप्त स्थलों का निर्धारण किया जाता है। ये वाला पॉइंट भी हमने लिखा है नोट्स के अंदर कि तप्त स्थलों का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इजी लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, इजी लैंग्वेज में हम ये लिख सकते हैं कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा हो, जहाँ पे कोई संकटग्रस्त प्रजाति मौजूद हो, जहाँ पे कोई दुर्लभ प्रजाति मौजूद हो, ऐसे स्थानों को बायोडाइवर्सिटी के अंदर गिना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, और हमने क्लास के अंदर इसको पॉइंट बना के लिखा हुआ है, और नोट्स में भी आपको पॉइंट बना के मिल जाएगा। दूसरा, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन से हैं। तो पहली बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इंडिया के 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के नाम बताओ। तो आप लिख दोगे, एक तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो भारत के 2 जो है हॉटस्पॉट ये हैं। उसके अलावा कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारे पास है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट तप्त स्थल, और एक और हमने लिखा था सुंदलैंड, जिसको क्या बोल रहे हैं, अंडमान निकोबार का कह रहे हैं, निकोबार और अंडमान वाला एरिया जो है, ठीक है। तो ये 4 तो आपको याद करने ही है। उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि सबसे ज्यादा इन चारों में भी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो वो पश्चिमी घाट के अंदर है, ठीक है। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन किया भी है। तो ये है हॉटस्पॉट। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा डायग्राम है ना। आप बोलते हो मैम डायग्राम, ये देखो यहाँ पे कोई डायग्राम नहीं है, लेकिन आपके देखो कुछ डायग्राम हम याद करने के लिए हमारे दिमाग में जमा के रखते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि बायो को याद करने के लिए हमेशा हमारे सामने डायग्राम नहीं होता। जब भी हम कुछ याद करते हैं एक इमेज अपने ब्रेन में बना के रखते हैं, और यहाँ पे ये इमेज क्या है, जैसे ये लैंड हो गया, ये आप बना दो कि ये लैंड है, और यहाँ पे ऐसा बना दो, थोड़ा सा ऐसा बना दो, थोड़े से कुछ और वेरिएशन बता दो, और यहाँ पे लिख दो ये हॉटस्पॉट है। बस ये थोड़ा सा कर सकते हो, करना चाहते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़े अगर हम, आंकड़ों की लाल किताब क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है भाई, तो रेड डाटा बुक क्या है, ऐसी बुक जो हमें ये बताती है कि हमारे या इस विश्व के अंदर कौन सी प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, कौन सी लुप्त हो गई है, उनके बारे में सारा डाटा बताती है, उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, ठीक है। यह किताब जिसमें विलुप्तता के कगार पर पहुंचने वाले या पहुंच चुके जीव जातियों का वर्णन हो, आंकड़ों की लाल किताब कहलाती है। इसी को रेड बुक कहते हैं, रेड डाटा बुक, ठीक है। अब रेड डाटा बुक के बारे में और क्या लिख सकते हैं, 1 नंबर के अंदर आया है और आप कुछ लिखना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग, ये कुछ स्पेशल है जो मैंने क्लास में नहीं बताया है, एक्स्ट्रा के हिसाब से बता रही हूं, अलग अलग आप 2 बार लिख देंगे, रंगों द्वारा विभिन्न श्रेणियों को बताया गया है, अब 1-2 एग्जाम्पल बताया
गया है। ऐसे तो बहुत सारे रंग है इसके अंदर, लेकिन कुछ रंग हम बता सकते हैं, जैसे कि लाल कलर, रेड कलर बता रहा है विलुप्त जातियों को, विलुप्त जाति। मतलब इसमें अलग अलग कलर के पेजेस है। जब हम रेड डाटा बुक को खोलेंगे तो उसमें अलग अलग कलर के पेज है। जैसे कि जो रेड पेज है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर विलुप्त जातियों के नाम है। दूसरा, अगर हम बात करें ऑरेंज की, ऑरेंज कलर की बात करें, नारंगी, तो ये ही बता रहा है कि जो संकट प्रजातियां है, संकट ग्रस्त प्रजातियां के बारे में बता रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें व्हाइट की, एक सफेद कलर के पेज भी है, वो क्या बता रहे हैं, वो वल्नरेबल प्रजातियों के बारे में बता रहे हैं। वल्नरेबल, वल्नरेबल क्या होता है भाई, दुर्लभ प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां जो कहीं कहीं पाई जाती है। ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कुछ पेजेस हैं जिसमें काफी चीजें जो है बताई गई है। अच्छा, रेड में विलुप्त नहीं है, रेड के अंदर जो है संकट प्रस्थ में ही, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, इसको सही कर लीजिए। रेड के अंदर क्या बता रहा है, रेड के अंदर संकट प्रस्थ तो बता रहा है, लेकिन अत्यधिक संकट प्रस्थ बता रहा है। अत्यधिक संकटग्रस्त मतलब खतरनाक सिचुएशन के अंदर संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त है ये। ठीक है। एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड स्पीशीज जिसको आप कहते हैं इंग्लिश के अंदर, संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड स्पीशीज है। इसी तरह ब्लैक जो है वो विलुप्त को बताएगा। ब्लैक जो है वो किसको बता रहा है, विलुप्त को, जो जातियां विलुप्त हो गई है, अब है ही नहीं, देखने को ही नहीं मिल रही है, वो विलुप्त जातियों को बता रहा है। ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। अब आगे इसका क्या महत्व है, तो हमें महत्व लिखना है यहाँ पे कि संकटग्रस्त जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता विकसित करना। ठीक है। आपको बताना कि भाई कौन खत्म होने वाला है, किसको बचाएं, संकटग्रस्त जातियों की पहचान और उसका वितरण तैयार करना, जैव विविधता के वैश्विक ह्रास का वैश्विक इंडेक्स प्रदान करना कि क्या क्या ह्रास मतलब क्या क्या खत्म हो गया है भाई, क्या क्या खत्म हो गया है और किसको आपको बचाने के लिए आप जो है जद्दोजहद करनी है वो बताएगा। स्थानीय स्तर पर संरक्षण प्राथमिकताओं को बताना कि जिस स्थान पर रह रहे हैं आप या कोई पर्टिकुलर स्थान है वहां पे कौन सी जाति अब खतरे में है ताकि आप उसको और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए, वर्णन करना और संरक्षणीय क्रियाकलापों को गाइड करना कि आप उसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं अगर वो खत्म होने वाली है। इस बारे में हमें ये बुक बताती है। नेक्स्ट है ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला और डेट्रॉइट्स खाद्य श्रृंखला में अंतर कीजिए। ग्रेजिंग या जिसको हम बोलते हैं शाकाहारी, जो घास चरते हैं उनको ग्रेजिंग एनिमल बोलते हैं। तो ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला और डेट्रॉइट्स, ये देखो फिर से इंग्लिश वाले वर्ड आ गए हैं, तो फिर से मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि हिंदी इंग्लिश के थोड़े थोड़े वर्ड्स को एक बार, हिंदी के अंदर ही इंग्लिश लिखा हुआ है ग्रेजिंग, तो भाई क्या अंतर है, भाई नाम से बता दिया मैंने। ग्रेजिंग और डेट्रॉइट्स किसको कहते हैं, अपर्दनकारी को। ग्रेजिंग जो भाई घास वास खाते हैं, शाकाहारी श्रेणी में आते हैं। तो क्या अंतर है, ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला क्या है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण हरे पौधे से शुरू होता है, क्योंकि भाई पौधे हैं, है ना, ग्रीन पौधे, पौधों को जो खा रहे हैं, पौधों को जो खा रहे हैं यानी कि शाकाहारी, उनके बारे में आएगी इसके अंदर। तो पौधे से शुरू होगी और शाकाहारी जंतुओं पे खत्म हो जाएगी। जो डेट्रॉइट्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर्दन या अपघटक, अपघटक इस श्रेणी में आते हैं। तो इनमें क्या होता है, यहां पर ऊर्जा का स्थानांतरण सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से होता है। सड़े हुए पदार्थों को खाने वाले जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपघटनकारी या डेट्रॉइट्स कहते हैं। तो देखो एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हो कि इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि पौधों से या उत्पादकों से शुरू होकर शाकाहारी जीवों तक चलने वाली श्रृंखला जो है क्या कहलाती है, ग्रेजिंग। जबकि डेट्रॉइट्स क्या होती है, सड़े गले पदार्थों को खाने वाली जीवों की जो श्रृंखला होती है उसे क्या कहते हैं, डेट्रॉइट्स या अपघटक श्रृंखला कहते हैं। ये हरे पौधों से शुरू होती है जबकि ये सड़े गले पौधों से शुरू होती है। इसमें कम ऊर्जा प्रवाहित होती है। वो 10% वाला रूल तो आपको पता ही है, हर जगह लगेगा, लेकिन यहाँ इसके कंपैरिजन में कम ऊर्जा प्रवाहित होगी। पौधों को शाकाहारी जीव खाएंगे, ठीक है, तो कम ऊर्जा प्रवाह होगा, जबकि यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा ऊर्जा प्रवाहित होती है, क्योंकि जो भी आपका पदार्थ है वो पूरा के पूरा सड़ जाएगा।
जितनी भी एनर्जी उसके अंदर है वो सब कुछ रिलीज हो जाएगी। ठीक है, लास्ट है ना ये। अब बटक कौन होते हैं? लास्ट होते हैं भाई, लास्ट में इनके पास पहुंच रहा है, तो जो भी एनर्जी का सोर्स है वो पूरा के पूरा उनको मिलेगा। उसके बाद अपघटक को खाने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे रीजन है। बाकी 10% वाला रूल तो हर जगह काम करेगा। यहाँ पे भी ऊर्जा वैसे कम ही है क्योंकि पौधों से ही 10% ही मिलेगी इनको, बाकी तो इनमें खर्च हो जाएगी श्वसन वसन में। लेकिन यहाँ पे मीनिंग ये है कि भाई यहाँ पे जो है इसके बाद पौधे को शाकाहारी खा रहा है, शाकाहारी को फिर कोई और खाएगा, लेकिन यहाँ पे भाई ये लास्ट है, अल्टीमेटली इन्हीं को मिलना है जो मिलना है, जो भी बचेगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं मैट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी भाई फिर से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है मैट्रियल प्रोटोकॉल, और आप देखा होगा आपने मॉडल पेपर के अंदर भी आया हुआ है। मैट्रियल प्रोटोकॉल एक सहमति है जिसे 27 देशों ने 1987 में मैट्रियल में हस्ताक्षरित किया था, मतलब साइन किए थे। यह 1989 से प्रभावी है। ठीक है, 1989 से इसको शुरू कर दिया गया। ऐसी सहमति ओजोन परत नाशक पदार्थों व निराकरण और सीएफसी के आसन्न किसी पदार्थ का प्रयोग करने के लिए हुई थी। किस लिए की गई थी ये भी पूछा जाता है। तो ओजोन के क्षरण को रोकने के लिए। अब क्षरण को रोकने तथा उसके कारण सब कुछ है, ओजोन के क्षरण के कारण, उनको रोकने के उपाय तथा उसके बारे में अध्ययन के लिए ये जो है मैट्रियल प्रोटोकॉल जो है कहाँ किया गया था? मैट्रियोल में ही किया गया था, अगर आपको याद है, उसी के नाम से रखा गया है ये, है ना। कनाडा के मैट्रियल सिटी के अंदर ही किया गया था, इसीलिए इसको मैट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। बहुत ही फेमस है, एनसीईआरटी में दे रखा है और बहुत बार इस पे क्वेश्चन आ गया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और भी आप चाहें तो एक दो चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं जो मैंने आपको डिटेल क्लास के अंदर भी बताई है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चले। पारिस्थितिकी दक्षता क्या है और उसके महत्व को समझाइए। ये थोड़ा सा अलग है ना, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लग रहा होगा ये क्या नया चीज आ गई। कुछ नहीं है, आपने सब पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा बस मॉडिफिकेशन है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है किसी साल के अंदर। किसी जीव का अपने भोजन स्रोत के दोहन और उस पर भोजन को जीव भार में परिवर्तित करने की दक्षता, कि जो भी चीज वो ले रहा है, जैसे उत्पादक है पौधे को शाकाहारी जीव खा रहा है, लेने के बाद वो अपने अंदर उस जो भी उसने भोज्य पदार्थ लिए हैं उसको अपने शरीर के अनुसार बनाएगा। ये बात आपको बताई थी कि भाई हमने क्या किया, पौधे खाए, पौधों का अपना प्रोटीन है, अपना कार्बोहाइड्रेट है, आप उसको लेंगे और अपने हिसाब से प्रोटीन और अपने हिसाब से कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। पौधों में स्टार्च है, आपके स्टार्च काम की नहीं है, आप उसको डाइजेस्ट करेंगे, अपने लिए ग्लूकोज और फिर ग्लाइकोजन बनाएंगे। पौधों का प्रोटीन अलग है, आप उसको खाएंगे, अपने शरीर के प्रोटीन के हिसाब से उसको ढालेंगे। तो जो भी वो खाता है उसको अपने जैव भार, मतलब अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली बायोमास में जो वो कन्वर्टेशन करता है, उसी को हम कहते हैं पारिस्थितिकी दक्षता। ठीक है, कैपेसिटी क्या है उसकी, कि वो जो खा रहा है उसको कैसे अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली ढाल रहा है। ठीक है, बॉडी वेट एक तरह से आप बोल सकते हैं, अपने भार में कैसे बढ़ा रहा है। किसी जीव का अपने भोजन स्रोत, जो भी स्रोत उसने खाया है, उस पर भोजन को जीव भार में परिवर्तित करने के लिए खा के, एक तरह से आप नॉर्मल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं, जो आपने खाया है उसका आपके शरीर पर क्या लग रहा है, आपका वेट बढ़ रहा है या नहीं, या फिर जो आप खा रहे हैं उतना ही आप एनर्जी निकाल रहे हैं, मतलब जो भी आप खा रहे हैं वो वर्कआउट करके निकाल रहे हैं, आपकी बॉडी का वेट ही नहीं बढ़ रहा। ऐसा सिंपली आप लैंग्वेज में कह सकते हैं, उसको पारिस्थितिकी दक्षता कहते हैं। इन अनुपातों का परिकलन ऊर्जा प्रवाह के पंथों के विभिन्न जगहों पर ऊर्जा के निर्गत निवेशों के बीच तय करता है। विभिन्न प्रकार के जितने भी पंथ है, पंथ को आप पथ भी लिख सकते हो, जितने भी स्टेप्स हैं, जैसे पौधे को शाकाहारी खा रहा है, शाकाहारी को मांसाहारी खा रहा है, मांसाहारी को फिर अपघटक खाएगा, जो भी है, जितने भी पथ है उसमें ऊर्जा कितनी निकल रही है और क्या हो रहा है, उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं इसको। दक्षता को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए इन अनुपातों को 100 से गुणा किया जाता है। अगर आप प्रतिशत में इसको लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है मैंने। प्रकाश संश्लेषित दक्षता सीधी और विकिरण को उपयोग करने की क्षमता का मापन करती है। एक और मैं आपको देख लेती हूँ, जैसे कि देखो सन है, सन से लाइट आ रही है, सन की अपनी ऊर्जा है, पौधे ने उस लाइट को लिया, मान लो ये लाइट को लिया तो इसने ऊर्जा ली। अब इस ऊर्जा को ये कैसे कन्वर्ट कर रहा है,
कैसे कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज बना के, स्टार्च बना के। तो वो कन्वर्ट करने की उसकी जो क्षमता है उसी को हम पारिस्थितिकी दक्षता कह रहे हैं, कि उसने लाइट का यूज अपने लिए कैसे किया, ऊर्जा का यूज अपने शरीर के लिए कैसे किया और अपना वेट कैसे बढ़ाया, जैव भार कैसे बढ़ाया, बायोमास कैसे बढ़ाया। ठीक है, तो पारिस्थितिकी, किसी भी जीव की पारिस्थितिकी दक्षता को इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं फॉर्मूला, देखो, पारिस्थितिकी दक्षता इक्वल टू पूर्व पोषण स्तर पर जैव भार उत्पादन में ऊर्जा, पोषण स्तर पर जैव भार उत्पादन में ऊर्जा और 100। अब इसको सॉल्व करके बताती हूं मैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक पौधे ने, एक पौधा है, पौधे में 30 किलो कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है, या उसका जैव मास है। जैव भार के मैनर में ले लो कि आप जैव भार है उसका, ठीक है, उसकी जो ऊर्जा है वो उसका जैव भार है, किलो कैलोरी ऊर्जा उसका जैव भार है। आपका कोई भी हिरण ने उसको खाया, ठीक है, हिरण ने उसको खा लिया। हिरण का जब आपने वेट किया या जैव भार देखा या उसके अंदर की ऊर्जा को आपने देखा तो पाया कि हिरण की ऊर्जा या जैव भार, वो ऊर्जा के मैनर में भी आपको दे सकता है, जैव मास के मैनर में भी दे सकता है। जैव भार जो है, ब्रैकेट में कर देती हूं इसको, 40 किलो कैलोरी है। तो पारिस्थितिकी दक्षता बताओ, पारिस्थितिकी दक्षता बताओ, ऐसे पूछ लिया, क्या करोगे? हमें लिखना है पूर्व पोषण स्तर पर जैव भार। पूर्व पोषण, इसका पूर्व कौन सा है? पौधे। तो ऊपर क्या लिख दोगे, नीचे क्या लिख दोगे? पूर्व वाला 30 से आप कितना बढ़ गया? पोषण स्तर पर जैव भार उत्पादन, इसने कितना उत्पादन कर लिया? 40 कर लिया। और कितना परसेंटेज आया? तो 100 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका जो भी परसेंटेज होगा इसको काटने के बाद वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या आएगा? 400/3, उसको काट लो, जितना भी आएगा वो आपका क्या बन जाएगा? परसेंटेज आ जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल कभी आया नहीं है, इसलिए मैंने इस पे करवाया नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला मतलब इस वे में ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो आज के इस चैप्टर में जो रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो बाकी तो सब कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि हमने एक पिरामिड वाला भी करा है, वो भी है ना, उत्पादक, उपभोक्ता और ये सब खाद्य श्रृंखला, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो जो क्वेश्चंस मैंने पहले करवा दिए हैं इस चैप्टर के, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किए। जैसे खाद्य श्रृंखला वाला मैं बहुत पहले, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर, ये पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे हमने, उसमें मैंने करवा दिया है। तो बार बार उनको रिपीट करवाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिमिटेड क्वेश्चंस लिए हैं जो पहले नहीं करवाए हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, अलग प्रकार के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।